ठीक है, हमने बताया था ये एक ऐसा फील्ड है जो ये एक ऐसा वेव है जो किससे बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। बट ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर ना। फिर हमने कुछ ऐसा बनाया था, लाइक द वेव गोज इनटू द एक्स डायरेक्शन। क्लियर है ना। ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, सपोज वाई डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस में दिखा रहा हूँ दिस मीन्स ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई डायरेक्शन में। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। क्लियर है ना, क्लियर है ना, फाइन। इलेक्ट्रिक, इट्स अ वेव या इट्स अ रेडिएशन विच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है ना। वेव आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऐसे, लाइक बाहर की तरफ, ठीक है ना। मैंने वो दिखाया था आप लोगों को हाथ से कि हाउ इट गोज, लाइक दिस इज हाउ इट गोज। लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दे ऑसिलेट, ठीक है ना, दे ऑसिलेट अप डाउन, ठीक है ना, ये आगे पीछे, ठीक है ना, ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की डायरेक्शन में। आर वी क्लियर, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैंने वेव बोला था, वेव क्या होता है, वेव क्या होता है, it's a disturbance originating from a vibrating source which travels in the outward direction in the form of alternating crusts and alternating troughs. Are we clear? Done. अब आप लिखो, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन लिखा था ना, आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीन है इसके, वेरी इजी। हैव अ लुक, आप क्या लिखोगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are made up of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लिखा डेफिनेशन में भी, सो विल नॉट एलाबोरेट दिस वन। दे, हाँ एग्जैक्टली, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है ना, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है वाइल ट्रैवलिंग। क्लियर। थर्ड वन क्या है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ, they travel with the speed of, कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, VACCUUM वैक्यूम, ठीक है, करेक्ट। और जब हम बोलते हैं ना कि इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, दैट मीन्स इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज वेल। क्लियर, इट कैन ट्रैवल थ्रू एयर, इट कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, ठीक है। बट ओपैक सबस्टेंसेस कैन स्टॉप दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बट हमारे पास ऐसे भी पावरफुल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो इसके थ्रू भी पास होते हैं। आर वी क्लियर, एक्स रेज एंड ऑल। क्लियर, एक्स रे इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। हाँ, तो हमने बोला था ना, दीज आर द रेज विच आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। हमने ये कहाँ पे डिस्कस किया, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में। आर वी क्लियर, ठीक है। इसमें न्यूटन ने दिया था ना वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी, देन डेफिनेटली इट हैज कॉर्पस्कल्स इन इट, एनर्जी पैकेट्स एंड ऑल, जिसको आप बोलते हैं फिर क्वांटास एंड ऑल, ठीक है। वोंट गो इनटू दैट डिटेल। आर वी क्लियर, लिखा है यहाँ तक, ये तीनों कैरेक्टर्स लिखे। अब लिखो नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ एनी वेव मोशन। कोई भी वेव मोशन जो होगा ना, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वेव मोशन। हमें वेव मोशन यहाँ पे लिखना था, बट हमने ऑलरेडी वो डेफिनेशन लिखा, सो यू राइट हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वेव मोशन। कोई भी जो वेव होगा ना, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनी वेव मोशन। जब वेव बनता है उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर्स। अब मैं बताऊंगा उसके बाद, नहीं वो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज वही वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, क्लियर है, वेव नंबर, ठीक है। लिखो फर्स्ट,
एम्पलीट्यूड, ठीक है। साउंड की थी। लिखो फर्स्ट वेव लेंथ। पहले हम देखेंगे क्रस्ट क्या होता है। फर्स्ट हम्म, मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो जाएगा देखो डिस्टेंस। लेट्स कंसिडर ए वेव, ठीक है। ये एक वेव है आपके पास, प्लीज हैव अ लुक। क्रस्ट क्या होता है? दिस पीक और हेयर इज नोन एज क्रस्ट। क्रस्ट ये ट्रफ होता है, क्लियर। और हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम रेगुलर वेव उसको कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, रेगुलर वेव ही बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। एक होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, जैसे आप बात करते हो फिर आवाज धीरे धीरे कम कम हो जाती है, विद डिस्टेंस द वॉइस वॉइस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हर जगह पे एम्पलीट्यूड सेम होगा। हैव अ लुक हियर। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है कि द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, क्लियर है ना। क्रस्ट क्या होता है कि ये जो वेव है इसका मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट्स व्हाट वी कॉल क्रस्ट। ट्रफ क्या होगा? द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ट्रफ। कुछ बोलना है? टाइम है अभी आई गेस 8:05। कहाँ पे जाओ? आई गेस अभी टाइम होना चाहिए था आपके पास। चलो कोई नहीं, आप ये प्लीज देख लेना वीडियो, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्रस्ट एंड द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ट्रफ। क्लियर है ना? Fine, लिखो क्रस्ट लिखो। द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्रस्ट। ट्रफ का लिखो। एक सेकंड, डोंट राइट इट लाइक दिस। हैव अ लुक हियर, देयर इज वन डिफरेंस हियर। द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली द एम्पलीट्यूड, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर कितना चला गया, देखो डिफरेंस है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है कि ये कितना ऊपर जा रहा है। हाँ ये इसी पे, ये इसी पे डिपेंड करता है, नहीं स्क्वायर वो सब नहीं। प्लीज हैव अ लुक हियर, प्लीज हैव अ लुक हियर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। There's one minute difference, and this point is known as crust. Are we clear? The point of maximum upward displacement is known as crust, and the maximum upward displacement is known as amplitude. Is that clear? The point of maximum downward displacement, ये जो point है ये कितना नीचे गया, इसको आप क्या बोलते हो? Trough. But that distance, the maximum downward displacement is known as amplitude. जितना ज्यादा क्रस्ट ऊपर होगा ना उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना नीचे ट्रफ होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड। उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड यानी होगा। ये सेम है ना? नहीं सेम नहीं है ये डिफरेंट भी क्रस्ट इज दैट पॉइंट, क्रस्ट इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज लाइक। मैं बोल रहा हूँ मतलब जो दोनों का एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा ना? एम्पलीट्यूड सेम होगा, वो मैं वही बोल रहा हूँ, रेगुलर ऑसिलेशन है। रेगुलर ऑसिलेशन में क्या होता है, एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड होता है जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा। दूसरा होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसे आप डोल को हिट करते हो ना, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्रस्ट बहुत ऊपर होता है, क्लियर है ना। लेकिन धीरे धीरे करके उसका आवाज़ कम हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वेव का एम्पलीट्यूड ऐसे डिक्रीज हो जाता है, लाइक इट गोज लाइक दिस, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम यहाँ पे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं। डोल में हिट कर रहे हो ना, उसके मेम्ब्रेन्स वाइब्रेट करते हैं, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन विद टाइम एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, क्लियर है ना। हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक। डिफरेंस क्या है? ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, दिस इज नोन एज क्रस्ट, बट द डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन से ऊपर कितना गया, इट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। तो क्रस्ट क्या क्या लिखोगे आप? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रस्ट, लिखा। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ट्रफ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का बोल रहा हूँ। The point of maximum downward displacement is known as trough. फिर एम्पलीट्यूड लिखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्या लिखोगे एम्पलीट्यूड का? ठीक है, आप सिंपली लिखोगे द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है कि क्रस्ट? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। हाँ वो भी लिख सकते हो, आप लिखो पहले ये वाला द मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आप लिखोगे ये कि क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजिशन दो है, E1 E2, क्लियर ना? आप एक्सट्रीम पोजिशन कोई भी ले सकते हो। डन विद दिस? ये समझ आया? क्रस्ट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्लियर हुआ? क्रस्ट वो पॉइंट होता है कि वो कितना ऊपर गया, ठीक है ना? और जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्प्लेसमेंट जब आप काउंट करोगे ना, दैट्स व्हाट वी कॉल, हैव अ लुक हियर, हैव अ लुक हियर। सपोज ये स्विंग इधर जा रहा है, ठीक है ना, और वापस आ रहा है। प्लीज हैव अ लुक हियर। दिस पॉइंट जिसको आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हो ना, दैट्स व्हाट वी कॉल क्रस्ट। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल क्रस्ट। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। क्लियर? यहाँ पे भी दिस पॉइंट इज नोन एज क्रस्ट, बट दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। आर वी क्लियर? डन। नेक्स्ट लिखो अब, ये फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? वेवलेंथ। These were the alternate definitions जो आपने पढ़ी है ऑलरेडी, बस डेफिनेशन समझा रहा था। वेवलेंथ लिखो, वेवलेंथ क्या होता है? ऑब्वियसली हाँ हाँ, ये है फिजिक्स का, बट हम इसमें इलेक्ट्रॉन का नेचर बता रहे हैं ना कि वो वेव है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। असल में हम बोर्स के लिए वो बेस बना रहे हैं, बोर्स मॉडल के लिए, कि हमें बोर्स मॉडल क्यों पढ़ना पड़ा, ठीक है ना? वो बोर्स मॉडल क्यों बना, उसके लिए मैंने दो रीजंस बताए थे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर बताया गया, और दूसरा रीजन क्या बोला था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने अभी डिस्कस नहीं किया, बट थोड़ा सा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? दे आइदर एमिट एनर्जी और दे आइदर absorb energy. Those energies are visible in the form of a spectrum, and that spectrum is known as atomic spectra. Leave that for now, we'll discuss that in detail. Are we clear with this? Wavelength क्या लिखोगे? Anyone? What's wavelength? Distance between two consecutive. Crusts or troughs? This is what we mean. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, दैट्स व्हाट वी कॉल वेवलेंथ। आर वी क्लियर? समझ आ रही है बात? लिखो, the distance between two consecutive crusts, or the distance between two consecutive crusts or troughs, the distance between two consecutive crusts or consecutive troughs is known as wavelength, is known as wavelength. have a look here. आप लोग को ये वेव बनाना पड़ेगा थोड़ा, जिसपे आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है, बट रेगुलर वेव बनाना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, दिस इज नोन एज लैम्डा, और यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज लैम्डा। क्लियर है ना? वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है ना? तो आप कुछ भी बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर है ना? आर वी क्लियर? डन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, स्पीड मत लिखो अभी, एक सेकेंड। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो। यूनिट लिखा इसका? मैं इसका बोल रहा हूँ, वेवलेंथ का। इसका यूनिट है, यू कैन से मीटर, फिर डिराइव्ड यूनिट्स आप बोल सकते हो, इट कैन बी नैनोमीटर, इट कैन बी एंगस्ट्रॉम्स। डू यू नो द कन्वर्जन ऑफ दीज? लाइक 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 रेज़ पावर माइनस 9 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 रेज़ पावर माइनस 10, ठीक है। इसी तरह माइक्रोमीटर, नैनोमीटर 9 होता है, 10 रेज़ पावर माइनस 9। क्लियर है ना? डन विद दिस? ठीक है, फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखो। अब फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है, ऐसे वी मान लो आप, बट ये वी नहीं होता है, न्यू बोलते हैं इसको ऐसे पढ़ते हैं, एन यू, न्यू। डन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? प्लीज हैव अ लुक। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। क्लियर है ना? व्हाट डज दैट मीन? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, व्हाट डज दैट मीन? प्लीज टेल मी। Mean position से extreme position फिर वापस mean position. हाँ, सही है, बट हैव अ लुक हियर, आई विल टेक 2 वेव्स, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। आई विल टेक 2 वेव्स, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट वेव देख लो, ठीक है। सपोज यहां तक हो रहा है 1 सेकेंड कंप्लीट, हमें 1 सेकेंड का ही बताना है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड।
आप चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ से 0 है, 0 है, यहाँ पे 1 सेकंड है और यहाँ पे 1 सेकंड है। क्लियर? आप ये वाला वेव चेक कर लो। आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। जब आप बोलते हैं ना ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मींस वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ। क्लियर है ना? तो काउंट करो कितने ऑसिलेशंस हैं। 1 2। तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। F इज इक्वल 2। फिर आप लिख सकते हो 2 साइकिल्स पर सेकंड, 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है ना? सिंपली आप क्या लिख सकते हो? 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड। दैट मींस इसका यूनिट क्या होगा? 2 हर्ट्ज। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट इसका चेक करो। 1 2 3। क्लियर है ना? उसके बाद ये सिंगल क्रस्ट है, दिस मींस 3 और आधा है ये। क्लियर है? 3.5। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 3.5 हर्ट्ज। ठीक है ना? आर वी क्लियर? ठीक है ना? नॉर्मल जो वेव्स होती है ना, हैव यू हर्ड ये रेडियो स्टेशंस? रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, कितना होता है? 7। आगे हर्ट्स है ना वो? कितना है वो? इट्स मेगा हर्ट्स। क्लियर ना? व्हाट डज दिस मेगा मींस? मेगा मींस 92.7 into 10 raised power 6। आई कैन राइट लाइक दिस 927, उसके बाद 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? इतने हर्ट्स होते हैं वो। आर वी क्लियर? जो आप रेडियो सेट करते हो ना 92.7, अक्सर ये गाड़ी वगैरह इसमें चल रहा होता है, 92.7 जो होता है ना एफएम, उसमें इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स एक सेकंड में कितने साइकिल्स चलते हैं? 927, इतने जीरोस। ठीक है ना? 1 10 100 1000 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 27 लाख उसमें साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं। दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। दैट्स वाई इट पियर्सेस थ्रू द वॉल्स। क्लियर है ना? आप कमरा बंद रखो फिर भी आपका स्टेशन आ जाएगा। क्लियर है ना? वो अलग बात है, दोस लाइक रिफ्लेक्टर्स लगाओगे तब नहीं आएगा। क्लियर? अदरवाइज वो रूम वॉल्स के थ्रू पेयर्स हो जाता है। क्यों? इतनी फ्रीक्वेंसी है उसको। 9 करोड़ 27 लाख ये हर्ट्स होती है। लाइक 9 करोड़ 27 लाख साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना? और एक चीज हमेशा याद रखना है, किसी भी वेव का जो एनर्जी होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी, तो सोचो एनर्जी कितनी होगी। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है ना? तो नॉर्मल यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे एक सेकंड में 9 करोड़ 27 लाख ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। आर वी क्लियर? वेन एवर यू सी द हर्ट्स वर्ड, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर विद? ठीक है ना? फाइन। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो इसका यूनिट, लिखो दैट्स द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टेराहर्ट्ज। और क्या करना है उसका? मेगा 10 raised power 6, टेरा होगा 10 raised power 12 आई गेस, आई एम नॉट श्योर, प्लीज चेक इट आउट। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। आई एम नॉट श्योर अबाउट टेरा, प्लीज चेक कर लीजिए। 460 to 750 डिफरेंट है वो, लीव दैट फॉर नाउ। आर वी क्लियर? हर्ट्स और पर सेकंड आप लिख सकते हो। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स और पर सेकंड। छोड़ो वो डायमेंशन एनालिसिस, वो आप खुद लिख सकते हो। और पर सेकंड। आर वी क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड। अक्सर सुना होगा टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सुना है ना? व्हाट डज दैट मीन? एनीवन? एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम? वेरी गुड, राइट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? द टाइम टेकन, द टाइम टेकन the time taken by a wave to complete one oscillation. The time taken by a wave to complete one oscillation. Now have a look here at this wave. Please have a look. इस वेव का टाइम पीरियड चेक करते हैं। देखो इधर, यहां से लेके यहां तक कितना सेकंड्स है? 1 सेकंड। बट वेव्स कितने हैं? 2। आपको लेकिन बोलना है कि एक कंप्लीट वेव होने में कितना टाइम लगता है। तो इट गोज लाइक दिस, दिस यहां तक है कंप्लीट वेव। 2 वेव्स को कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है? 1 सेकंड। तो एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? आधा सेकंड। 0.5 सेकंड्स, 0.5
0.5 सेकेंड्स। तो इसका टाइम पीरियड कितना है इस वेव का? 0.5 सेकेंड्स। फिर हमने ये भी लिखा था ना, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितना था इसका? 2। तो जब आप 1/2 करोगे वो वापस यही आएगा ना, 0.5 सेकेंड्स। आप ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो, द आंसर इज सेम। आर वी क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैंने सीधे आपको बताया कि एक कंप्लीट वेव होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकेंड्स। फिर अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी का इनवर्स भी करोगे ना, इट विल बी द सेम आंसर। दो ऑसिलेशंस जो है ना एक वेव में, वो उनका डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है। 2 ऑसिलेशंस एक ही वेव का, जैसे 2 ऑसिलेशंस है, उनका डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है, बट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज अ वेरी पावरफुल वेव, इट नेवर लूजेस एनर्जी। क्लियर है ना? समझ आई बात? अगर एनर्जी वो लूज नहीं कर रहा है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब सेम होंगे उसके। हम वो वाली वेव पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहाँ पे है वैसे हर जगह पे है। एक्सरेज आप यहाँ पे प्रोड्यूस करो, आप लैब्स में प्रोड्यूस करो, एनर्जी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वेवलेंथ सेम रहेगा। क्लियर है ना? अदरवाइज देयर माइट बी वेव्स लाइक पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा फिर फ्रीक्वेंसी कम होगा। वी डोंट डील विद दैट। हम वो वाली फ्रीक्वेंसीज पढ़ रहे हैं जो रेगुलर है, जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। फिर एवरेज फ्रीक्वेंसी लो, एवरेज वेवलेंथ लो। करेक्ट? समझ आई बात? बट यू विल नेवर डील विद दैट। ठीक है? At least not for now. Are we clear? If you go for the higher physics, then there might be a chance. Next, time period लिखा? क्या लिखा इसका definition? Time taken by a wave to complete one oscillation. तो इसका unit क्या होगा? Second. ठीक है? ऐसा unit of time period is second. T नहीं, T इसका symbol है। लिखा? Done. उसके बाद next topic क्या है हमारा? Next है speed of the wave या velocity of the wave. You write speed of the wave, speed or velocity. हाँ जी. We'll just discuss 2 or 3 subtopics इसके. Go through the video. अच्छा, इसका लिख लेना टाइम पीरियड का कहीं पे. टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अलग से आप डिस्कस नहीं करेंगे ना, आप लोग थोड़ी छोटे बच्चे हो. ठीक है? आर वी क्लियर? तो t इक्वल 1/f लिख के रखना कहीं पे. नेक्स्ट लिखो स्पीड ऑफ द वेव. स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं. स्पीड और वेलोसिटी इसमें सेम ही होता है. आर वी क्लियर? स्पीड ऑफ द वेव और वेलोसिटी, इसको c से डिनोट किया जाता है. ठीक है? 4th कैरेक्टर. स्पीड क्या होता है? स्पीड नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हो? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड. क्लियर है ना? यू प्लीज राइट. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव, the distance traveled by a wave in 1 second. The distance traveled by a wave in 1 second. The distance traveled by a wave in 1 second is called speed of the wave. Is called speed of the wave. इसका यूनिट क्या होगा? आप बताओ. आपको पूछा था मैंने. इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. क्लियर? स्पीड है ना, वेलोसिटी है तो सेम ही होगा. हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल अगेन. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस वेव? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये 2 वेव लेंथ्स कंप्लीट कर रहा है. ठीक है ना? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा. और उसके बाद ये हाफ अगर आप यहां पे ले आते हो तो ये ऑलमोस्ट 2 वेव लेंथ्स कंप्लीट करता है. ठीक है ना? आर वी क्लियर? नहीं आया समझ? यहां से लेके यहां तक क्या होगा? लैम्डा. और यहां से लेके यहां तक इसका एक पार्ट मिसिंग है, लाइक वो हाफ, ये वाला हाफ है. ठीक है ना? वो मैं यहां पे रख रहा हूं. तो ऑलमोस्ट 2 लैम्डा से कंप्लीट करता है 1 सेकंड में. आर वी क्लियर? ठीक है ना? तो 2 वेवलेंथ से कंप्लीट कर रहा है इन 1 सेकंड. दैट्स व्हाट वी कॉल स्पीड ऑफ द वेव. क्लियर है? ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आप चेक करो. यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकंड. आर वी क्लियर? क्लियर है ना? वेरी गुड. तो इसमें कोई और इंपॉर्टेंट बात नहीं. उसके बाद आप लिखो रिलेशन बिटवीन
relation between wavelength, frequency, and speed of the wave. And speed of the wave. It's very easy. Speed of the wave. Do we have to prove this or we have to directly write it? Let me check. नहीं सीधे लिखा है इन्होंने. Still, if you want to prove it, it's somewhat like this. Speed is called distance divided by time. लिखना नहीं, just understand this. Distance मतलब इसका wavelength कितना है. तो speed c, distance मतलब wavelength divide by time. ठीक है ना. तो फिर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एज इट इज 1/t किसके बराबर होगा. न्यू. ठीक है ना. तो दिस विल बी द फॉर्मूला. यू प्लीज राइट स्पीड ऑफ वेव is equal to wavelength multiplied by frequency. ठीक है. तो ये आ जाएगा c इज इक्वल, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से. दिस विल बी द फॉर्मूला. c इज इक्वल न्यू लैम्डा. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी उस वेव का, लैम्डा मतलब वेवलेंथ उसका. इज इट करेक्ट? Please provide gaps while you are writing the notes. Make sure you add the important points when you do the questions. ठीक है. Are we clear till now? Done with this? ठीक है. Then we'll do some questions. अच्छा, एक और लास्ट टर्म बचा है इसमें, वेव नंबर. फिफ्थ वेव नंबर. वेव नंबर. दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड. इसको हम ऐसे लिखते हैं. प्लीज हैव अ लुक. न्यू बार. ठीक है. पढ़ते कैसे हो? और ऐसे न्यू बार. लिखो इसका डेफिनेशन. वेव नंबर. इट इज डिफाइंड एज, ये लिखा यहां तक. इज इट क्लियर? या भी लिख ही रहे हो? ये लिखा. ठीक है. वेव नंबर में लिखो. इट्स डिनोटेड एज न्यू बार. मैंने पता नहीं क्या बनाया ये. इट्स न्यू लाइक दिस. वी ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ऊपर से बार है इसको. फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को कभी ये इंटरमिक्स नहीं करना है. दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स. इवन तो इसका सिंबल सेम है. इसमें लिखो इट्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स. लिख सकते हो द नंबर ऑफ वेव्स या वेव लेंथ्स इन 1 मीटर. द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर. नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर. तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? पर मीटर. ठीक है ना. वेव्स पर मीटर आप लिख सकते हो, और वेव्स पर मीटर, और वेव्स पर मीटर. ठीक है ना. हैव अ लुक हियर. अब ये सब छोड़ दो. अब सेकंड्स नहीं है यहाँ पे 1 मीटर की बात चल रही है. बट जनरली जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, आप मीटर नहीं देखोगे पर मीटर. यू विल सी लाइक पर सेंटीमीटर, पर नैनोमीटर. क्लियर है ना. बट इसका ऐसा यूनिट इज पर मीटर. यू कैन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन पर मीटर. सपोज ये आपका है एक वेव. ठीक है. ये ट्रैवल कर रहा है, बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है. वी डोंट केयर अबाउट द डिस्टेंस. बट यहाँ पे क्या है? सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 1 मीटर. आर वी क्लियर? डिस्टेंस है ये. आप नॉट सेकेंड्स, नॉट एनीथिंग एल्स. इट्स 1 मीटर. तो कितने वेव्स है यहाँ पे 1 मीटर में? 1 2 3. क्लियर है ना. वेवलेंथ्स भी चेक कर सकते हो. वेरी गुड. 1 2. ठीक है. और यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका ये वाला पोर्शन. ठीक है ना. ये हाफ. तब जाके क्या होगा? ये वापस 3 ही आएगा. इज इट क्लियर? इट्स डेफिनेटली द सेम. लाइक आप पूरा वेव बोलो या वेवलेंथ्स बोलो, इट्स द सेम. ठीक है ना. नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड या नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेकंड. तो 1 मीटर में कितने आ रहे हैं? ये 3 वेवलेंथ्स. दैट मीन्स इसका वेव नंबर कितना होगा? 3 पर मीटर. व्हाट डज दिस 3 पर मीटर मीन्स? इट मीन्स 3 वेव्स इन 1 मीटर. क्लियर है ना. Done. लिखो. आप लोग ये आपने डायग्राम्स वगैरह बनाई इसकी. मेक श्योर यू डू द डायग्राम्स व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स इन एग्जाम. ये वाला सेक्शन भी नहीं है नोट्स में. ये है लेकिन ऊपर नीचे मिलेगा कहीं पे. विल डू द प्रॉपर वे. लाइक हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. आर वी क्लियर?
Shall we do some questions? You please write a question from the NCERT. We'll do one question, then we're good to go. I'll send more. Okay? You please write the question. Yellow light emitted from a sodium lamp. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of Emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometers. Sodium lamp has a wavelength of 580 nanometers. Full stop. Calculate frequency and wave number of the light. Calculate frequency and wave number of the light. And wavelength of the frequency and wave number of the light. Do it. Have a look. One formula we missed in this new bar, wave number. आपको जब भी wave number find करना होगा, you will do one thing. New bar is equal to 1 by lambda. Wave length का जो inverse होता है वो आपको क्या बताता है? उसका wave number. Clear है ना? Done. Please have a look at this question. We'll solve the question. It's very easy by the way. क्या है इसका wavelength कितना है? 580 nanometers. 580 nanometers. Nanometers means 580 into 10 raised to power minus 9 meters. Leave that for now. Maybe we might require it. Speed of the wave कितना है? 3 into 10 raised to power 8. Light है ना? Light है ना, तो this is what we write. Next आपको क्या find करना है? Frequency. तो C we know. C is equal to nu. Lambda we know. C is equal to nu lambda. C कितना है? 3 into 10 raised to power 8. Nu find करना है. Wavelength कितना है? 580 into 10 raised to power minus 9. It's obvious. अगर ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो न्यू कितना आएगा? दिस डिवाइड बाई दिस, मतलब इसको इधर शिफ्ट करोगे ये बन जाएगा 3 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाई 580 into 10 raised to power minus 9. तो 9 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा. ये बनेगा 3 डिवाइड बाई 580 into 10 raised to power 9 तो अड़ के सादा. क्लियर है ना? ये ऊपर जाके ऐसे बनेगा ना, 9 10 raised to power 8 into 10 raised to power minus 9 था, प्लस 9 बनेगा. डिनोमिनेटर में माइनस, ऊपर प्लस. आ रहा है समझ कैलकुलेशन? देन यू डू द कैलकुलेशन हेयर. अर्थ मास के थ्रू इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा. लेट्स डू वन थिंग. 3 डिवाइड बाई 580 इंटू 10 रेज़ पावर 17. फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे बट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द कैलकुलेटर ऑलवेज. वट आई विल डू, 3 है ना, तो मैं इसमें से 2-4 जीरोस एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 3000. बनाता हूँ मैं इसको, डिवाइड बाई 580. उसके बाद कितने जीरोस मैंने लिए इससे? 3 जीरोस, तो यहाँ पे 10 रेज़ पावर 14, 14 तरीके सादा. तो 3000 डिवाइड बाई 580. उसके बाद कितना करोगे आप? 5 6 is 30. दैट मीन्स 5 6 नहीं कर सकते हो, 5 से कर सकते हो. 5 0 0 5 it's 40. 4 कैरी, 5 has 25 चौर के कौन. तो 5 point समथिंग आएगा. 5 point समथिंग इंटू 10 रेज़ पावर 14 पर सेकेंड. क्लियर? दिस विल बी द आंसर. पॉइंट के आके फिर देख सकते हो. इफ यू कैन मैच द ऑप्शंस देन डू राइट हेयर. बट अगर ऑप्शंस बहुत टाइट है दैट मीन्स आपको पॉइंट भी सॉल्व करना पड़ेगा. आर वी क्लियर? दिस विल बी 5 point समथिंग इंटू 10 रेज़ पावर. नहीं, कहीं पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कहीं पे भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं, अनलेस यू आर डूइंग दिस एग्जाम गेट विच आई क्वालिफाइड 1 or 2 times आई गेस. याद भी नहीं रहता है. नाउ पे अटेंशन. आर वी डन विद दिस? वेव नंबर करोगे? वेव नंबर इजी है इसका. यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. न्यू बार इज इक्वल 1 by lambda. तो न्यू बार इज इक्वल 1 by lambda. मैंने भी कुछ नहीं खाया है. 580 नैनोमीटर्स, तो 1 by 580 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9. 10 रेज़ पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 580. इसको फर्दर आप फिर से वही जीरोस 2-4 इससे एक्सट्रैक्ट करो. मैं 3 जीरोस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 10 रेज़ पावर 6 डिवाइड बाई 580. तो ये ऑलमोस्ट 2.9 बनेगा, कुछ ऐसा ही. 2.9, 5 1s 5 2s 1.9. तो 1.9 समथिंग, 1.9 इंटू 10 रेज़ पावर 6 पर मीटर है इसका यूनिट. मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये चेक कर लेना इसका एग्जैक्ट आंसर्स. आर वी डन विद दिस? कुछ हेल्प चाहिए इसमें? यू हैव टू डू दिस, लाइक नियरेस्ट फाइंड करना. ऐसे थोड़ा, ये 500 है, ये 1000 है, तो ऑलमोस्ट 2 बन रहा है ये.
You must feel the answer, otherwise it will take a lot of time while doing the calculations. कार्लोस सामुद ये सर्किट आया था, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज अगर वो ऐसे सर्किट बना के था, मतलब वो दिख नहीं रहा था, वो ऐसे फील नहीं हो रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट जिसको फील हुआ ना उसको 1 सेकंड लगा उसको सॉल्व करने में, या 10 सेकंड्स मैक्स. बट वो फील ही नहीं हो रहा था, ऐसे लाइंस ड्रॉ की थी ना, ऐसा सर्किट बनाया था. इट वॉज सो शॉकिंग. लाइक पहले अटेम्प्ट जब आप देखते हो ना उसको, उस क्वेश्चन को, यू फील लाइक ये सर्किट कौन सा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है. But with proper arrangement you find that it's a Wheatstone bridge. It just takes 10 to 15 seconds, not more than that. I'll share more questions, please solve the questions so that you can have a good hold on this. We have to discuss the